आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, राइट। देखिए फर्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। ये रिसर्च प्रॉब्लम कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट, रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ रिसर्च प्रॉब्लम रेफर्स टू सम डिफिकल्टी विच अ रिसर्चर एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो कोई डिफिकल्टी है, और वो डिफिकल्टी कैसी है जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस करता है किसी चीज में। अगर उसको कोई डिफिकल्टी हो रही है, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओके, दीक्षा पांडे इज आस्किंग अबाउट, ओ सो सॉरी, मैंने पायलट स्टडी लिख के छोड़ दिया और मैंने आपको बताया भी नहीं। ओके सर, वॉइस नहीं आ रही है अभय राज। वॉइस इज वेरी क्लियर आई थिंक सो, आप देख लीजिए, मे बी इट इज फ्रॉम योर एंड। ठीक है, देखिए दीक्षा पांडे ने जो पूछा था कि पायलट स्टडी क्या है, थोड़ा सा बता लूँ फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूँ, राइट। पायलट स्टडी इज प्री टेस्टिंग। एक्चुअली किसी चीज की जो प्री टेस्टिंग होती है उसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं। ये टर्म जनरली जैसे मान लीजिए क्वेश्चनर के केस में यूज होता है, राइट। क्वेश्चनर हम बनाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो क्वेश्चनर हम क्या करते हैं कि जितना हमारा सैंपल साइज है उतने लोगों से ना भरवा करके कुछ कम लोगों से शुरुआत में भरवाते हैं। सपोज करिए 300 हमारा सैंपल साइज है रिसर्च का, हमने 60 लोगों पे स्टडी कर ली, 60 लोगों से हमने भरवा लिया, उसकी एनालिसिस कर ली, और अगर उसकी रिलायबिलिटी अप्रोप्रिएट आ रही है तो हमारा क्वेश्चनर अप्रूव्ड है, सही है, नहीं तो वो गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो वो प्री टेस्टिंग फेज किसी चीज का, उसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिसर्च प्रॉब्लम की। रिसर्च प्रॉब्लम वो डिफिकल्टी है जो कि एक रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में, या तो थ्योरेटिकल या तो प्रैक्टिकल सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकलिटी भी हो सकती है, थ्योरेटिकल सिचुएशन भी हो सकता है, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी ढूंढता है, राइट। कैसे, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं रिसर्चर हूं, मैंने ये देखा कि रिसर्च करने में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का ना होना, थ्योरी का मजबूत ना होना सबसे बड़ी वीकनेस है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो हम कर लेते हैं बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हमने फेस करी, और इस चीज़ को फेस करके, या मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के पास कोई प्रॉपर नोट्स नहीं होते। जो नोट्स होते हैं वो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द योर सेमेस्टर एग्जाम्स। जब हम कोई कोर्स करते हैं वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम्स के केस में क्या होता है, आप देख सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में आप देखिए हमारे पास कोई पूरे नोट्स नहीं है मान लो, ठीक है। और जब हमारा एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं, सब ढूंढना चालू करते हैं, यहाँ पे पड़ा है, वो वहाँ पे पड़ा है, तो हमारा आधा टाइम तो उसमें निकल जाता है। तो यही चीज़ जब मैंने अपने एग्जाम्स के ड्यूरेशन में फील करी कि नोट्स का एक जगह पे इकट्ठा ना होना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है। पढ़ना तो बात की बात है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा, तो हमने ऐसे नोट्स तैयार कर दिए जिसमें सारी ही यूनिट्स एक कॉन्साइज और ब्रीफ वे में एक ही जगह पे थी। तो अब स्टूडेंट को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये आइडेंटिफिकेशन भी हुआ और प्रोवाइडिंग सोल्यूशन भी हुआ किसको, रिसर्च प्रॉब्लम को। तो रिसर्च प्रॉब्लम आप कह सकते हैं वो डिफ़िकल्टी है, वो दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है जो कि जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस करता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द रिसर्च प्रोसेस, यहाँ पे द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हमने वो डायग्राम बनाया था ना रिसर्च प्रोसेस का, तो उसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। कि रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्टली डिफाइन करना है, राइट। डिफाइन करना है, जैसे हमने देखा, देख के हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को करेक्टली डिफाइन करना। कई बार क्या होता है, चीज़ों को हम आइडेंटिफाई तो कर लेते बट सही से डिफाइन नहीं कर पाते, सही से बता नहीं पाते हैं, राइट। जबकि हमें रिसर्च में वेरिएबल्स के टर्म में बताना होता है। ये नहीं कहीं से आप कुछ भी बता दोगे, नो,
दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल, वो चीज़ सही नहीं होगी, तो उस चीज़ को हम रिसर्च स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी है रिसर्च प्रॉब्लम। देन द रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे एक हमारे दिमाग में आया रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम दोनों एसोसिएटेड होते हैं। जहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम होगी वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे है द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, वेरी राइट, कि हम कोई कार्य कर क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द क्लास एंड आई एम टीचिंग यू, अभी एट प्रेजेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, बट एम इज वेरी क्लियर, यू हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। तो वैसे ही जो रिसर्च प्रोसेस हम करते हैं वो कर क्यों रहे हैं। सो द फाउंडेशन शुड बी वेरी क्लियर, द बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम इज द रिसर्च क्वेश्चन एंड इट ऑल बिगिंस विद अ क्वेश्चन। जब भी हम कोई काम, कोई भी रिसर्च चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि क्यों बच्चे नहीं लिख पाते, कई बार हम कहते हैं कि आता है बच्चों को बट वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों नहीं कर पाते। सो दैट इज द बिगनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। नाउ देखिए, यहां पे देखिए दो तरीके, अभी मैंने आपको बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। तो रिसर्च प्रॉब्लम मैंने बता दिया, वो समस्या है, वो इशू है, वो प्रॉब्लम है जो कि जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के दो टाइप होते हैं। पहला प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ नेचर और दूसरा है प्रॉब्लम विच रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये हमारा कॉजल रिसर्च की बात कर रहे हैं और ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे जो लिखा है प्रॉब्लम्स विच रिलेट टू द स्टेट ऑफ नेचर, किसी कंडीशन के होने में जो चीज रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमने कहा हमारे मान लीजिए कि हमने कहा कि वाई लिटरेसी रेट इज पुअर इन केस ऑफ बिहार। मनोज, ओके, मनोज हैज ज्वाइंड अस, अभी इन्होंने मुझे हमें ज्वाइन किया है और इन्होंने लिखा है नाइस सेशन गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच। आप लोग जब ऐसे पॉजिटिव और बड़े अप्रिशिएटिंग टाइप के कमेंट लिखते हैं ना, तो पढ़ाने में मन और दुगना लगने लगता है और ज्यादा इंटरेक्टिव होने लगते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। देखिए, हाँ, तो पहला तो लिखा है प्रॉब्लम्स विच रिलेट टू द स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कोई वेरिएबल है, कोई कंडीशन है जो कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि वाई लिटरेसी रेट इज पुअर इन केस ऑफ वन स्टेट ओनली, दैट इज बिहार, कि बिहार के केस में लिटरेसी रेट क्यों इतना कम है, राइट। तो ये एक स्टेट, एक कंडीशन है, तो इसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड होंगी ना। तो ये पहला हो गया रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कोई भी दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कौन से रिलेशन हैं। जैसे आपने रिलेशन पढ़े होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इस तरीके के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना और उन्हें प्रूव करना कि नहीं इस केस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या इस केस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो इस चीज को हमें वहां पे प्रूव करना। तो ये दो तरीके का हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, राइट। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, राइट। अब हम आगे आते हैं और कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पे। आप देख सकते हैं यहां पे कंपोनेंट्स, देखिए कौन कौन से हैं। पहला, कौन कौन रिसर्च प्रॉब्लम का हिस्सा हो सकता है। एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सम डिफिकल्टी। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि दिस वन, यहां पे आप देख सकते हैं
कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिफिकल्टी होगी, राइट, वहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम होगी। तो कंपोनेंट में पहला बताया गया कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है रिसर्च प्रॉब्लम का कंपोनेंट। कैसे? जैसे कोई प्रॉब्लम, कोई सिक इंडस्ट्री आप जानते होंगे, ऐसी इंडस्ट्री जो बंद हो गई है या बंद होने की कगार पे है, राइट, जिसमें ज़्यादा फेलियर हो गए हैं, इस वजह से हमको उसको बनना पड़े। दीक्षा पांडे इज राइटिंग लाइक को रिलेशनल रिसर्च पॉजिटिव और नेगेटिव, यस, राइट। हाँ, तो वो पहला कंपोनेंट हमारा हो गया कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव मीन्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, वो भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का हिस्सा है, राइट। कैसे? एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में, वो उसके कंपोनेंट्स के रूप में उसे देखा जाएगा। सम डाउट्स इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, राइट। देखिए, कोई प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड सपोज करिए हमारे पास 4 ऑप्शन आए, तो उन चारों में से विच वन इज बेस्ट वन, दैट इज द चॉइस ऑफ द रिसर्चर, एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड ओवरलैपिंग इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर। इससे रिसर्चर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी हमारा कॉम्पोनेंट कहलाएगा किसका? रिसर्च प्रॉब्लम का। और सम इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो, जिसको हम सिचुएशनल फैक्टर्स बोलते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स बोलते हैं। सिचुएशनल फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे वेरिएबल हो गए, सिचुएशन हो गई, सॉरी कंडीशन हो गई, बट कुछ आउटर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी कभी कभी रिसर्च प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोविड आया था, तो कोविड की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को हालांकि फ़ायदा भी हुआ, बट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को क्या हुआ? लॉस सहना पड़ा, राइट। तो ये ड्यू टू आपका कोविड तो था, बट वो उस ड्यूरेशन तक था जब तक ओवर नहीं हुआ था, जब हमारी इकोनॉमी रिवाइव करने लग गई, बट उसके बाद भी उसके इम्पैक्ट हमको दिखाई देते गए। तो वो चीज़ क्या है? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। किस किस तरीके से हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं? इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे। किसी भी प्रॉब्लम, देखिए जैसे ठीक वैसे ही जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी को हम कुछ और बोलते हैं लोकल भाषा में, या कुछ भी बोलते हैं, हमें फीवर था, ये था, वो था, हम सिर्फ सिम्टम्स के बारे में बोलते हैं, बट डॉक्टर पर्टिकुलर लिख के भेजता है कि ये फीवर तो था, बट ये क्या था? ये मलेरिया था, ये डेंगू था, क्या था? दैट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, राइट। वैसे ही स्टेटमेंट जो कि प्रॉब्लम को एक जनरल वे में दिखाता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस तरीके की है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, हम उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। फिर है सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद में हम लिटरेचर को सर्वे करने से उससे रिलेटेड हम ज़्यादातर चीज़ों को हेलो राम, जुड़ चुके हैं हमसे, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को जान पाते हैं तो उससे रिलेटेड लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसर्च प्रोसेस के समय पे 2 चीज़ें होती है लिटरेचर में, उससे रिलेटेड कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को हम पढ़ते हैं, प्लस और क्या पढ़ते हैं? प्लस हम प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग्स को पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें आपकी आएंगी डेवलपिंग आइडियाज़, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। और जब हमारा लिटरेचर सर्वे हो जाएगा तो हम डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद में हमने नेचर और प्रॉब्लम देख लिया किस तरीके की है, फिर हमने उससे रिलेटेड लिटरेचर को भी देख लिया। लिटरेचर को देखने के बाद हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, इराडिकेशन इसका कर सकते हैं। और लास्ट इज रीफ्रेसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रपोजिशन। तो मतलब जो भी हमारा आप ऐसा समझिए प्रॉब्लम को प्रोस्पेक्ट में बदलना। देखिए शायद आपको ये स्टेप्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे, मैं शुरुआत से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है प्रॉब्लम को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हमको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन करने के भी अलग अलग तरीके हैं, राइट। पहला
एक सिक्वेंशियल मैनर है। पहला स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देते हैं, फला व्यक्ति को ये बीमारी है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट, राइट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, क्या वो बहुत सीरियस कंडीशन वाला है या फिर एवरेज है या फिर ठीक है वो ठीक हो जाएगा, राइट, वो हो गया नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर का मतलब है कि अगर कोई बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, कुछ अद्भुत प्रकार की बीमारी है जो बहुत कॉमन नहीं है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स भी स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढते हैं, लिटरेचर देखते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इसका पहला केस कहाँ मिला, आजकल ये कहाँ चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें किसमें आती हैं, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। फिर नेक्स्ट इज डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया, उसके बाद में नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या हम इसको थेरेपी से सही कर सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट चलेगा, हमें दवाइयाँ, पिल्स, कैप्सूल्स ये सब कुछ लेना पड़ेगा, या फिर इसे हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो दैट इज द डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू द डिस्कशन। वो तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम, और हम पे डिपेंड करेगा प्लस प्रॉब्लम पे कि कितनी सीवियर, कितनी सीरियस टाइप की प्रॉब्लम। एंड लास्ट इज रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको प्रोस्पेक्ट में बदलना, कि मतलब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, बट हाउ कैन वी कोप अप विद द सिचुएशन, हम उस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं और उसको किस तरीके से और बेटर वे में बचा सकते हैं, उस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हैं आपके डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। देखिए प्रॉब्लम के बाद में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फाइंडिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, कि रिसर्च क्वेश्चन को हम ढूंढते कैसे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन फ्रेम करना एक अलग बात है। तो यहाँ पे है फ्रॉम वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कहाँ से आता है क्वेश्चन, ये रिसर्च क्वेश्चन जो है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है। तो यहाँ पे पहला लिखा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। कई लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नेचर के होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं और कुछ लोग नॉन होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्यों। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, वो कोई चीज़ भी सड़क पे देखते हैं, ये क्यों चल रहा है, ये ऊपर क्यों चल रहा है, ट्रेन नीचे क्यों चल रही है, जहाज ऊपर क्यों जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन वो हम लोगों से पूछते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट, वो उनकी जिज्ञासा है। आपके मन में जितने ज्यादा विचार उठेंगे, राइट, अगर उनको सही सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक वैसे ही जैसे मान लो जब हम पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि सर ये बता दे, सर वो बता दे, तो जब तक वो हम तक नहीं आएगा हम उसका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, और जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, राइट। तो वैसे ही द मेजर सोर्स from where a research question is designed or the frame is the curiosity of the researcher. Researcher जितना ज़्यादा curiosity रखेगा उतना ज़्यादा उसके दिमाग में clear research questions आएंगे। Second, information gaps. Information gaps का मतलब हुआ वो information जो हमें है नहीं, वो information जो हमको नहीं है, राइट। जैसे हमने कहा कि 1991 में ये हुआ, 1991 में ये हुआ, 2 में ये हुआ, 3 में ये हुआ, और फिर 6 में आ गया। नहीं, एक दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, लेजिस्लेशन, लॉ पढ़ते हैं, कोई एक्ट आता है, तो एक्ट की बिगनिंग करी हमने सेक्शन 1 से, राइट। तो सेक्शन, देखिए कोई भी एक्ट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां से सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये एक्ट कब बना, कब पास हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, अब भारत के किस हिस्से में लगेगा, किस हिस्से में नहीं लगेगा। तो ऑल द एप्लीकेबिलिटी पार्ट विल बी डिस्कस इन द सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का ज्यादातर केस में उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। ईयर, हम लोग तो ईयर बोल देते हैं, बट लॉ में ईयर का मतलब क्या है, डे का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वेजेस क्या है, सैलरी क्या है, तो सारे उस एक्ट में यूज होने वाले टर्म्स को समझाते हैं, उनको हम बोलते हैं डेफिनेशंस। तो ये हो गया सेक्शन 2, राइट। अब सेक्शन 3 से हम उसके प्रोविजंस पढ़ाना शुरू करते हैं। सपोज करिए कोई बुक है जिसने लिखा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 6, 7, 8,
8 तक लिखने के बाद वो सीधे 17 पे आ गया, सेक्शन 17, और फिर आगे उसने कंटिन्यू कर दिया। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 8 तक बताने के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये बीच का इतना हिस्सा कहाँ चला गया? क्या ये सीक्वेंस में नहीं था? तो वो चीज भी आपके दिमाग में और नहीं था तो गया कहां? अगर नहीं था तो गया कहां? राइट? तो वो चीज यहां से आई, इंफॉर्मेशन गैप। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है सीक्वेंशियल मैनर में, तो वो भी आपके दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन पैदा करती है। देन कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में होती है, इश्यूज उससे रिलेटेड ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तो भी वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे है या कहीं पे भी आप जनरल वे में सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी है, राइट? तो कंट्रोवर्सी के केस में क्या होगा कि फिर हमारा मन करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लेटेस्ट सुना है कि पठान मूवी का एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ गया है, राइट? तो वो फिर जो लोग नहीं भी जानते हैं कि उसमें मैटर क्या है, वाई कंट्रोवर्सी इज देयर, क्यों कंट्रोवर्सी है, सही है, गलत है, क्या है, वो तो खैर बात की बात है। हम किसी पर्टिकुलर को फेवर या डिसफेवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट कंट्रोवर्सी जब लोग बताएंगे ना कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है, इश्यूज है इस पे, तो फिर ना चाहते हुए भी आप उसमें आपके दिमाग में आएगा कि यार ऐसा क्या है उसमें, राइट? सो दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सी। जहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी वहाँ पे आप में क्यूरियोसिटी और जानने की, रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करने की क्षमता अपने आप आएगी आप में, राइट? देन रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन मीन्स रिपीटिंग समथिंग। वहाँ पे भी रिसर्च क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको रिपीट करेंगे, सेम ऐसा ही आगे करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही पीछे करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके का भी आता है। देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि जितना ज़्यादा हम साहित्य पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम लिटरेचर पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा हम थ्योरीज पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स की फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन बनते रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर ने ये कहा अपने कंक्लूजन में, अपने रिजल्ट में ये कहा कि आज भी लोग जो हैं वो अंधविश्वास को बहुत मानते हैं, राइट? तो ये चीज उन्होंने अपनी रिसर्च में कह दिया, बट हमारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि अगर है नहीं तो मानते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे क्या है, एक बेसिस का काम कर रहा है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। एंड अदर पीपल। अदर पीपल का मतलब है लोगों के हिसाब से भी हमारे दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन आ रहे हैं कि लोग, जैसे कहते हैं ना कि लोगों पे, पीपल्स पे जितनी भी स्टडी कर लो उतनी कम है। यही एक ऐसा फैक्टर है जिसको 100% आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, राइट? तो वो चीज़ भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक बेसिस का काम करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन की, कि रिसर्च क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। पहला है कॉन्सेप्चुलाइज। कॉन्सेप्चुलाइज मीन्स आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज मीन्स, देखिए कॉन्सेप्चुलाइज मीन्स यहां पे आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज मीन्स दैट आर रिसर्चर स्टडी कैन आस्क 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 तरीके के क्वेश्चन है। कौन कौन से, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनशिप एंड डिफरेंस। डिस्क्रिप्टिव जो जनरलाइजेशन पे काम करता है, जनरलाइजेशन पे कैसे कि मान लीजिए कि देखिए डिस्क्रिप्टिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में जैसे कोई हमने वेरिएबल नहीं लिया, एक जनरल सी कंडीशन ले ली कि हमने कहा कि अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, और इस पे हमने कोई रिसर्च कर डाली टूरिज्म के केस में, किसी भी केस में, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ कि क्यों भारत अतुल्य है, क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आएंगे। देन रिलेशनशिप क्वेश्चन। रिलेशनशिप में वेरिएबल्स, जब वेरिएबल होगा, कहते हैं ना क्यों पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है, क्यों इफेक्ट ऑफ मनी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, ऐसा हम सुनते हैं, राइट? तो वो चीज़ रिलेशनशिप क्वेश्चन में आता है। और लास्ट इज द डिफरेंस क्वेश्चन। डिफरेंस का मतलब है कि जब दो चीज़ें सेम सेम दिखाई देती हैं तो हम उनमें डिफरेंस करें कैसे। ऑलमोस्ट जैसे हमने कहा सेल्फ सेंटर्ड, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड बीइंग सेल्फिश,
तो बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश में उतना क्लियरली फर्क बता पाएंगे कि दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि दोनों के जो बिहेवियरल आउटकम है वो एक जैसे दिखते हैं। जो सेल्फ सेंटर्ड है वो भी अपने विषय में सोचता है और जो सेल्फिश है वो भी अपने विषय में ही सोचता है। फिर क्या फर्क है, राइट? फर्क ये है कि जो सेल्फ सेंटर्ड है वो अपने बारे में सोचता है बट दूसरों का लॉस नहीं करता, बट सेल्फिश अपने फायदे के लिए किसी का लॉस भी कर सकता है। तो इस तरीके के जो डिफरेंस हमें जानने हैं वो हमारे डिफरेंशियल क्वेश्चन में आते हैं। देन ये तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन था आपके रिसर्च क्वेश्चन का। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, राइट? जैसे कुछ भी हम किसी से पूछते हैं, बताओ ये क्या है, बताओ वो क्या है, इससे तुम क्या समझते हो, टेस्टिंग या मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस, सर्वे, रिसर्च, इस तरीके के जो सवाल, जैसे आपने उसमें एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो इसकी यूटिलिटी क्या है, राइट? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू द योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, राइट? सो ये आपका था। अब हम आते हैं रिलेशनशिप क्वेश्चन पे। तो यहां पे क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेटिंग द डिग्री टू विच टू और मोर वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, ओ सॉरी, हाँ, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने कहा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक, एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो मतलब ए के बढ़ाने पे बी बढ़ेगा, बी के बढ़ाने पे सी बढ़ेगा, यही तो मतलब हुआ। लेकिन आर यू श्योर कि दोनों की डिग्री भी सेम होगी? हो सकता है कि ए के 20% बढ़ाने पे बी 40% बढ़ रहा हो और सी के 10% बढ़ाने पे बी के सी जो है वो 5% बढ़ तो रहा है, बट डिग्री अलग अलग है। तो जो इस तरीके के डिफरेंस आएंगे वो किस में आएंगे, वो रिलेशनशिप क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा कह रहा है डिफरेंस क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स और इंटरेस्ट। अगर हमें दो ग्रुप्स के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन होती, ग्रुप थिंक और ग्रुप शिफ्ट, दोनों में क्या फर्क है, राइट? तो इस तरीके के हमें बेसिक फर्क जानने हैं कि एक कंट्रोल्ड ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और इसको हम फैसिलिटी देंगे तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, दूसरे को फैसिलिटी नहीं देंगे तो कम प्रोडक्टिव होगा। इस तरीके के जो डिफरेंस वाली स्टडी होती है, जैसे जिसमें हमें किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना है, राइट? जैसे हमने कहा कि ज़्यादा पैसे देने से, ज़्यादा सैलरी वेजेस देने से ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है लेबर। तो ऐसे में हम एक ग्रुप को देंगे और एक ग्रुप को ज़्यादा नहीं देंगे, राइट? तो वो डिफरेंस क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, कि जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे रिसर्च प्रॉब्लम की। तो रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसके लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जहां पे हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पे हमें प्रॉब्लम दिखती है, जहां पे हमें इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे शायद हमें प्रॉब्लम दिखाई भी नहीं देती है। सो इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च इज द प्राइमरी थिंग व्हाइल सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड इज द सिग्निफिकेंस, उसका महत्व कितना है। जैसे प्रॉब्लम तो है बट उस प्रॉब्लम से हमें इंपैक्ट कितना मिलेगा, कितना फायदा है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने से, दैट इज द सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस भी अलग अलग होता है हर, जैसे फायदा हमने बोला तो वो महत्व या फायदा अलग अलग है। जैसे थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हम करेंगे तो हम एक नई थ्योरी बना सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू अलग है, प्रैक्टिकल वैल्यू अलग है, टाइमलीनेस अलग है, एक्सटर्नल रिव्यू अलग है, बट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस। देन मैनेजिबिलिटी, कितना हम उसको मैनेज कर सकते हैं एक्सपर्टीज से, टाइम से, रिसोर्सेज से। तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं आपके, इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंस एंड मैनेजेबिलिटी। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पे। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है, अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें एक लाइन में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के देना है, सो दैट द पीपल कैन बी अवेयर अबाउट दिस। मे बी आइदर क्वेश्चन और द डिक्लेयर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेटिव फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में या तो हम बोल के बता सकते हैं उस स्टेटमेंट को, या फिर हमें किसी क्वेश्चन की फॉर्म में बता सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता है या क्यों ऐसा होता है।
और ये जो है इसमें एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको फॉर्मुलेट करना जो है वो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे ही होता है। जब हम लिटरेचर को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना इजीली हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फॉर्मुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने बहुत सारा ओवरव्यू लिया। उसके बाद में आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट ओनली, उसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है? मनीष कुमार गौतम इज राइटिंग, जस्ट एक्सप्लोर इट। मनीष कुमार गौतम इज राइटिंग, क्या लिखा है इन्होंने? कुछ पूछ रहे हैं? नो, इट वॉज नाइस सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास हमारी ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है, यानी वेंसडे को हमारा अगला सेशन होगा, राइट? और आप क्वेश्चन लेके भी आ सकते हैं अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन होता है, इन द वेरी नेक्स्ट क्लास यू कैन आस्क। दीक्षा पांडे इज राइटिंग, इट वॉज नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच। बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हो। अगेन आई एम सेइंग, कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, प्लीज हेल्प मी आउट, कि आपको पीपीटी में ज्यादा इफेक्टिव लगता है मेरा पढ़ाना या बोर्ड पे? प्लीज एवरीबडी, प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। पीपीटी में ज्यादा अच्छा समझ में आता है या बोर्ड पे? पीपीटी वाले पी टाइप कर दीजिए, जो पीपीटी के फेवर में है टाइप पी, और जो बोर्ड के फेवर में है टाइप बी। सपना रावत, इन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, बोथ। कम ऑन, वेरी गुड। मनीष बोर्ड, दीक्षा बोर्ड, अगेन दीक्षा इज बोर्ड, ओके फाइन। और कोई? मनीष एंड पीपीटी ऑल्सो, ओके फाइन। अब यार आज बहुत, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आप लोग यही चाहते हैं कि दोनों का कंबाइन ही चलता रहे, है ना? ठीक है, मैं करता भी ऐसा हूं जनरली। आपने देखा होगा कि पहले मैंने बोर्ड पे भी एक या दो क्लास लिया है, वन क्लास आई थिंक ऑन बोर्ड, रेस्ट पीपीटी। तो मैं कोशिश करूंगा जो हमारी अगली क्लास होंगी एक या दो, वो हम फिर बोर्ड पे करेंगे, ठीक है? ताकि वो चीज़ आपकी मेंटेन रहे, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।